नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसकी वजह से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। देश के कुछ हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी की कमी की बात कही जा रही है। एलपीजी की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। अब ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि अफवाह की बजाय जमीनी तथ्यों को जानना जरूरी है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो एडवांस तैयारी भी जरूरी है। दुनिया भर में पैदा तेल गैस संकट की स्थिति को समझना जरूरी है। और कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या अफवाह की वजह से एलपीजी को लेकर कुछ लोगों में पैनिक है? एलपीजी की कमी की रेस्टोरेंट ओनर्स की शिकायत कितनी जायज है? कुछ होटल्स ने, कुछ रेस्टोरेंट्स ने कहा है कि भारी किल्लत एलपीजी की हो रही। कुछ देर तक कहा कि उन्हें अपना होटल बंद करना पड़ सकता है। क्या सच्चाई है? आयातित गैस की कमी को पूरा करने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? और भी कई सवाल जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ताल ठोक कर मैं अपने मेहमानों के सामने वो सवाल रखूंगा। आप देखिएगा क्या जवाब उसका आता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराऊं, चर्चा शुरू करूं उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। घरेलू गैस की सप्लाई अभी तो नियमित है। हाँ, फर्क जरूर ये हुआ है कि एक बार गैस आपूर्ति होने के 25 दिन बाद ही जो है फिर से गैस बुक करवा सकेंगे, ताकि इससे कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और मिसयूज नहीं होगा इस घरेलू गैस का। 2300 रुपये का सर सिलेंडर आ रहा है, कॉमर्शियल सिलेंडर। आप बताइए। अच्छा, पहले यही सिलेंडर हमें 1600-1700 1800 रुपये तक का मिल जाता था। अब यही सिलेंडर हमें बहुत महंगा मिल रहा है। तो अभी एक गाड़ी आ रही है। हाँ, ऐसा क्यों? अब वो पीछे से कम आ रहा है माल कम आ रहा है। और कॉमर्शियल सिलेंडर भी कम आ रहा है। कॉमर्शियल से कहीं ना रहे हैं गोदाम तक। कमर्शियल सिलेंडर के बंद होने की वजह से इस वक्त आज मेरे को लग रहा है कि 1 या हद से 2 दिन जिसके हिसाब से जिसका भी जितना भी स्टॉक है वो उतना ही सरवाइव कर पाएगा। कल या परसों के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे हो जाएगी, मतलब पूरा धंधा पानी बंद। चलिए, मेहमानों का परिचय कराकर चर्चा शुरू करता हूं। आरपी सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रहेंगे। दीपक झा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी आज डिबेट का हिस्सा होंगे। अमित जायसवाल सीएफओ हैं आप आरओ होटल लिमिटेड के, वो हमारे साथ रहेंगे। उनसे जानेंगे सच्चाई कि होटल व्यवसाय की सच्चाई क्या है, क्या सप्लाई है वहाँ पर और कितनी कमी है। शाइना एनसी हमारे साथ रहेंगी, शिवसेना शिंदे से प्रवक्ता। इसके अलावा धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय बंसल पेट्रोलियम एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे और कर्नल मयंक चौबे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह जी, स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पैनिक आखिर क्यों फैलने दिया जा रहा है? सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए, नमस्कार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती कि भाई मौजूदा स्थिति तेल की ये है, गैस की ये है, इतने दिनों का भंडार है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये जो नए दिशा निर्देश लाए गए हैं, जो नई गाइडलाइंस लाई गई हैं, ये कालाबाजारी रोकने के लिए है। पैनिक क्यों फैलने दिया जा रहा है? अनुराग भाई नमस्कार, और आपका धन्यवाद और आभार कि आपने एक अच्छे सब्जेक्ट पर आज डिबेट रखी है, ताकि आपका व्यूअरशिप बहुत हाई है, ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके और जो सरकार का संदेश है वो भी, और जो एक समाज में एक मामला रहना चाहिए उसका भी एक संदेश जा सके जी। ये समझना चाहिए कि वॉर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें वॉर है, और वो वॉर का सीधा इफेक्ट तेल पर, कच्चे तेल पर, गैस पर, फर्टिलाइज़र पर, इन सब चीज़ों पे होने वाला है। इसमें भी कोई शक नहीं। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि नहीं होने वाला नहीं, हम इसको मान ना करें, इसमें कोई शक, मतलब मना नहीं कर सकते इस बात को। सरकार ने ऑलरेडी तेल के भंडार लगभग 74 दिनों के लगभग भंडार तेल के सरकार के पास हैं, और आगे के लिए भी उन्होंने, सरकार ने अपने जो पहले 27 देशों से तेल आता था, अब 40 देशों तक उसको एक्सपेंड किया है, जिसमें अर्जेंटीना और बाकी देश भी जोड़े हैं, जिसमें रशिया पहले से है, और ज़रूरत पड़ेगी उनसे और तेल मंगाया जाएगा। जहाँ तक गैस की बात है, हाँ वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेट में वहाँ से गैस के आने में कष्ट है। वहाँ हमारे 21 जहाज़ फंसे भी हुए हैं। उसकी चिंता करते हुए सरकार ने एक नोटिस इशू किया है और एस्मा लागू किया है गैस के ऊपर, ताकि ये जो
लोग होर्डिंग, मतलब एक डर के हमारे होर्डिंग करना शुरू कर दें कि हम सिलेंडर घर पे रख लें, या हम कोई ये जो कमर्शियल लोग हैं ये सिलेंडर अपने पास रख लें ताकि सिलेंडर के हम ब्लैक कर सकें, हम उसको बाहर ऊंचे दाम पे बेच सकें। तो उसके लिए सरकार ने एस्मा लगाया है, और इसमें कहीं कोई ये नहीं कि कोई चिंता की बात है, मतलब इतनी बड़ी चिंता है कि अभी पीछे से सप्लाई लाइन में कष्ट है, तो अभी हमारे पास अपने पास इतनी गैस है कि हम चिंता कर सकें। और हमारे यहाँ जो गैस की जो रीफिलिंग और जो प्रोसेस है उसको भी सरकार ने अभी इन्हांस किया है, और जितनी एजेंसीज हैं उन सबको बोला कि वह एनहांस करें, अपना प्रोडक्शन भी एनहांस करें। तो और मुझे लगता है कि इस बीच में जो हमारे जहाज फंसे हुए हैं वो भी सरकार उसमें भी मेहनत कर रही है कि हम उन जहाज़ों को वहाँ से निकाल पाएँ। तो अपेक्षा है कि अगले हफ्ते भर में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। परंतु एक बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसको कष्ट अवश्य होगा, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आप भंडार नहीं किसी की चीज़ का कर सकते, आप मतलब आप गैस सिलेंडर के भंडार अपने यहाँ छुपा कर रखें, या अपने गैस सिलेंडर बचा कर रखें, या हम सोचें कि मैं ये उपभोक्ताओं के लिए नहीं कर रहा, ये मैं जो गैस सिलेंडर के सप्लायर हैं, मतलब उपभोक्ता वैसे भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो गैस सिलेंडर छुपाएगा या अपने उनका भंडार लगाएगा। ठीक है, अमित जायसवाल रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड के CFO हैं, मैं उनसे एक बार टेली कर लेता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह साहब कह रहे हैं संकट तो है क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध है, लेकिन एक हफ्ते में ये संकट जो है ये दूर कर लिया जाएगा, ऐसी वो उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कई होटल्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उनको अपना शटडाउन भी करना पड़ सकता है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी। मुझे ये बताएं अमित जायसवाल जी कि क्या ये सच्चाई है, क्या वाकई में संकट बहुत बड़ा हो गया है? अनुराग जी, मैं बताऊं कि आपको आज की स्थिति ग्राउंड रियलिटी ये है कि कल से कमर्शियल जो सिलेंडर्स की आपूर्ति थी उसे बंद कर दिया गया है। आज हमें कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सो रॉयल ऑर्किड और निजेंटा होटल, हमारे 120 होटल है पूरे हिंदुस्तान में, और ये प्रॉब्लम हम बैंगलोर, महाराष्ट्र सभी जगह फेस कर रहे हैं। अब होटल में जो सिलेंडर का हमारा स्टॉक होता है वो 2 से 3 दिन का होता है, तो अभी 2 दिन तो हम मैनेज कर लेंगे, बट हमें कोई इसका किसी भी बात का अनुमान नहीं कि आगे क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा। अगर सिलेंडर नहीं मिलता है तो हमारे जो सारे होटल पुट टुगेदर लगभग 15,000 गेस्ट हमारे होते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स का खाना बनता है, तो अभी कोई क्लू नहीं कि अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि सिलेंडर का सप्लाई बंद हो गया है। डीलर्स जो है बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, और हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए आपने देखा होगा कि होटल एसोसिएशन बैंगलोर रेजोल्यूशन पास किया कि हम होटल को बंद कर देंगे, और अगर 2-3 दिन में ये स्थिति नहीं सुधरे तो बंद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए दर्शकों को बता दूं कि कमर्शियल LPG और घरेलू LPG दोनों में थोड़ा फर्क है, इसको समझिए। और यहाँ पर सरकार ये साफ कर रही है कि संकट है, लेकिन घरेलू LPG के लिए उसने एक गाइडलाइन जारी की है 21 से 25 दिन नई बुकिंग के लिए। कमर्शियल की जो स्थिति है उस पर मैं RP सिंह साहब से जवाब ले लेता हूँ। RP सिंह साहब, कमर्शियल LPG का संकट है, साफ तौर पर अमित जायसवाल आपको बता रहे हैं कि हजारों होटल्स पे ये संकट है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बेंगलुरु हो, और अगर 2-3 दिन ये संकट बरकरार रहता है तो होटल्स बंद करने पड़ेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। पहली बात तो कहीं पर अभी प्रतिबंध नहीं है, कहीं पर जहाँ पर किसी ने किया तो स्टेट ने कहीं अपने राज्य में किसी ने किया हो। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि कमर्शियल सिलेंडर्स पे प्रतिबंध हो। और मतलब मैं खुद उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, और मेरे खुद अपने जानकार के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं है। परंतु फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं कष्ट होगा तो उसकी चिंता करेगी। भारत सरकार ऑलरेडी उसका संज्ञान ले चुकी है, उसकी चिंता कर रही है। ठीक है, भारत सरकार संज्ञान ले चुकी है। दीपक झा, आपको हंसी आ गई RP सिंह साहब की बात सुनकर, और मुझे याद आ गया 30-35 साल पहले का खाड़ी देशों का युद्ध जिसमें आपकी सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, और ये कहा गया था कि जब ये खाड़ी युद्ध समाप्त हो जाएगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो आज तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपने कोई गलती की या फिर वो वादा खिलाफी की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि युद्ध की स्थिति में सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब ये सरकार की नाकामी रही कि वो पेट्रोल डीजल के दाम वापस उस पे नहीं ला पाई जिस लेवल पर पहले थे, वो बढ़ते चले गए, और हमेशा से मैंने तो बढ़ते देखे, कम होते कभी देखे नहीं। लेकिन इस युद्ध की स्थिति में अगर देश में कोई संकट है तो मुझे लगता है पक्ष क्या विपक्ष क्या सबको एक साथ इससे निपटना चाहिए, एक दूसरे का साथ दे करके, न कि सिर्फ सवाल पूछे जाएं।
अनुराग जी, आपने एक बात कही कि खाड़ी देशों में आज से 30 साल 35 साल पहले, अगर आप उस मुद्दे पे आज डिबेट करना चाहें तो लेट्स कम ऑन एंड टॉक ऑन दैट। नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। तो हमें अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है, तब तो बढ़ गए थे, दुगने हो गए थे। गते सोको न कर्तव्यो भविष्यम नहीं वो चिंतित वर्तमाने न काले न विचरण से। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वर्तमान काल की बात करते हैं, तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ज्ञानी लोग इतिहास का रेफरेंस भी लेते हैं। इतिहास का रेफरेंस लीजिए, इतिहास के रेफरेंस के बिना वर्तमान पर चर्चा नहीं। जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, ये तो कमाल के, हम तो निश्चिंत हो गए हैं। देखिए क्यों, क्योंकि हमको पता है हमारे पास इतना शानदार प्रधानमंत्री है कि नाले की गैस से आपको चाय पिलाएगा, नाले की गैस से होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई करेगा। यहाँ पे अमित अग्रवाल बैठे हुए हैं, आपके होटल व्यवसायी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिक्कत आ रही है, और भाजपा प्रवक्ता शब्दों में खुलेआम झूठ बोल रहे। तो देखिए, कोरोना आया था एक महामारी, और आज आ गई है महंगाई महामारी। तो सरकार क्या कहेगी, ताली बजाइए, घर में बैठे रहिए, भूख लगे तो खाना कम खाइए, कपड़े धुलने हो तो फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए। आपको महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं लड़ना है। अरे भैया, हम सरकार चुनते ही इसीलिए हैं। इसके पीछे अब आपको जानना पड़ेगा। जो भारत 2 दिन पहले 5 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, संसद भवन में आके क्यों नहीं बताते कि इजराइल जाने का उनका एजेंडा क्या था। 90 लाख लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आपने समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित की। 25 फरवरी तक आप ईरान के साथ खड़े होते हैं, उसको भी अपना दोस्त बताते हैं, और अचानक से, एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए प्लीज, आपने कह दिया जस्ट शट अप, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अरे चुप हो जाइए ना श्रीमान, तो हमारा मोदी जी निकलवाते हैं उसको। बोलो। देखिए, एक ब्रिक्स अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक संगठन तैयार किया था जिसका नाम था ब्रिक्स। उसमें जो 5-7 देश थे, उन्होंने दुनिया को बताया। अरे सुन लो भैया, बंद कर दिया था, याद है? अरे सुन लो यार, चुप रहो। हिलरी क्लिंटन का, और आपने तेल लेना क्या बंद है? कर दिया था ईरान से। अभी कुछ बोल दूंगा तो ठीक है। आरपी सिंह साहब, दीपक की बात पूरी हो जाए, ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, दीपक की बात पूरी हो जाए, फिर काउंटर के लिए आऊंगा आपके पास। देखिए, आज ईरान ने क्या कहा है कि सिर्फ रूस को और चाइना को अपने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत देगा, उनके जहाजों को। भारत को क्यों नहीं देगा, सीधी सवाल है। इन्होंने कहा हम 40 देशों से तेल लेते हैं। ये मेरा अगला सवाल होता, आपने पूछ लिया। मैं वही कह रहा हूं ना, 40 देशों से। मैं बताता हूं, सिर्फ 4 देशों से हम 80% तेल लेते हैं। ईरान से लेते थे 20%, सऊदी अरब, यूएई, और रूस से लेते थे हम लगभग 35%। नवंबर में हमने लिया था रूस से लगभग 26 लाख बैरल प्रतिदिन, और जो फरवरी में आके घटते घटते हो गया था 7 से 8 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन। तो ऐसा क्यों किया? इन सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झुका हुआ है, सरेंडर है, कंप्रोमाइज्ड है। आज दुनिया में सबसे बड़ी सेना हमारी है, दूसरे नंबर की। आज हम स्पेस पे हैं, हम न्यूक्लियर पावर में आते हैं, हम टॉप में हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हो चुका था श्रीमान। लेकिन आज भारत का गौरव को आपने गिरवी रखा है अमेरिका के सामने। ट्रंप को आप आंखें क्यों नहीं दिखा पाते? जब हमने ब्रिक्स बनाया, आप मुंह छिपा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए ना, मुंह तो छिपा, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, खामनेई के साथ बैठ के नरेंद्र मोदी जी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ शर्म बची है, कुछ लिहाज है? अरे क्या बात कर रहे हैं? कुछ शर्म है आपके पास? देश को बरगलाते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब चंगा हो जाए। कैसे होगा? रोड मैप तैयार करिए भाई, बताइए देश को। मणिशंकर का जूता मारकर आप कहते थे कि अमेरिका के साथ आपका एग्रीमेंट है। अनुराग जी, इनको चुप रहिए, बहुत काम की बात बोलना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे रक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, ठीक है। 2008 से लेकर आज तक हमने हिंद महासागर में 3200 ऑपरेशंस किए, हमारी नेवी ने, हमारी सेना ने। उन 3200 में हिंदुस्तान क्योंकि रिस्पॉन्सिबल देश है, जिम्मेदार देश है, आपका एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ कि आप अगर हिंद महासागर के आसपास भी आएंगे तो हिंदुस्तान को बताएंगे। आप बुलाते हैं एक देश को, आपके सीमा में आता है, आपके साथ युद्धाभ्यास करता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अमेरिका की पनडुब्बी आकर उसको ठोक देती है, अमेरिका की पनडुब्बी आकर उसको मार देती है, और आप मुंह पे ताला बंद किए हुए हैं। इससे शर्मनाक इस पे आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? पार्लियामेंट में आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं? नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी से आप। अरे भाई, किसी की बात समझ नहीं आती। मैं दीपक झा लौटता हूं, आरपी सिंह आपके पास भी लौटता हूं। शायना एनसी का रुख करते हैं। शायना एनसी, एक स्थिति यह है
कि एलपीजी की सिलेंडर जो हैं 21 से 25 दिन कर दिए गए हैं, सप्लाई में कोई ढील नहीं है, सप्लाई पर्याप्त है, अभी मात्रा भी पर्याप्त है, स्टॉक पूरा है। लेकिन एक सच्चाई अमित जायसवाल भी बता रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई बंद कर दी गई है, उनका मिलना बंद हो चुका है, 2 दिन का उनके पास कोटा है, उसके बाद उन्हें होटल शट डाउन करना पड़ेगा। इन दोनों स्थितियों से आपको क्या लगता है? मतलब ये तो सही सवाल है दीपक झा कि हम सभी देशों के मित्र देश हैं, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल कुछ ही देशों की एंट्री क्यों मान्य की गई है? हमारे 21 जहाज जो फंसे हैं वो क्यों नहीं आ सकते? सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि जब कोई भी युद्ध होता है तो परिस्थिति होती ही है, और सरकार की भूमिका ये रही है कि उन्होंने इन्वोक किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये ताकि वो इंश्योर करे अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई। अभी रिफाइनरीज को भी कहा गया है, आदेश दिया गया है कि अपने कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल बूस्ट करे एलपीजी प्रोडक्शन को लेके। 25 दिन का जो गैप है, इसके दरमियान हमें ये देखना है कि एलपीजी रीफिल बुकिंग्स और कैसे हम देखें कि होर्डिंग और कैसे जो ब्लैक मार्केट होता है उसको कैसे काबू किया जाए। हाँ, मैं जरूर मानती हूँ कि कोई रेस्टोरेंट हो, मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो, चेन्नई में हो, वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कुकिंग गैस को लेके। लेकिन हाल ही में हमें ये देखना है कि हमारे आम नागरिक को कोई आपत्ति ना हो और कोई होटल के कर्मचारी भी तो आम नागरिक ही हैं, उनकी रोजी रोटी भी उसी से जुड़ी हुई है। मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन इंडियन होटल एसोसिएशन जो है, जो 50% कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं। देखिए, आज जब एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है पूरे भारत में, ये कमर्शियल यूजर्स को इम्पैक्ट करता है, मैं मानती हूँ। लेकिन जो ईरान इजराइल यूएस टेंशन्स की आप बात करें तो आप देखेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ शिपिंग रूट्स, कहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में कैसे आपत्तियां हो रही है, और इस दरमियान जो हम सब एकजुट नहीं खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से चर्चा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से प्रायोरिटीज नहीं है कि हाउस होल्ड सिलेंडर्स में कोई इम्पैक्ट ना हो। तो मैं मानती हूँ कि पूरे दृष्टि परिप्रेक्ष्य में देखिए, और संकट विश्व भर में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में। आपने सबको बना लिया, आप इसमें आपकी राजनीति लाना चाहते हैं तो ठीक है शाइना, ठीक है शाइना। अब दीपक जी रुक जाइए, थोड़ा कुछ विवेक श्रीवास्तव के लिए भी छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले अमित जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, आप अपनी बात रखिए। जी अनुराग जी, मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगा यहाँ सारे दर्शकों के लिए कि जो साइना जी ने बोला कि एसेंशियल सर्विसेज, ओके, तो मैं आपको बताऊं कि शहर जैसे बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, जहां पर करोड़ों बैचलर्स रहते हैं, उनको खाना जो है ऑफिस में कैफेटेरिया में खाते हैं या फिर ऑर्डर करके खाते हैं या रेस्टोरेंट से। तो क्या वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है? नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है स्थिति बहुत गंभीर है, वार हो गया ना, बट क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो नोटिस देते कि भाई हम 10 दिन तक तो ठीक है, बस 10 दिन के बाद ये सप्लाई में ऐसा स्थिति आ सकता है। अगर आप ऑयल के रेफरेंडम को पढ़े तो उन्होंने बोला था 70 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमारे पास अचानक कल हुआ है, तो जिसके कारण जो है स्थिति को अभी समझने में थोड़े मुश्किलात आ रहे हैं। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करूं, उससे पहले इस सवाल का जवाब धीरेन्द्र मुन्ना अगर देना चाहें, एलजेपीआर से हमारे साथ हैं। ये स्थिति ऐसी बनी क्यों? होटल इंडस्ट्री को पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले क्यों ना उन्हें आगाह नहीं किया गया कि ये स्थिति ऐसी हो सकती है, स्थिति बिगड़ सकती है? अनुराग जी, हॉर्मुज लाइन में जो प्रॉब्लम आया है उसके चलते इतनी बड़ी संकट नहीं है जितना ये डिबेट हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये कोई पॉलिटिकल मेहमान नहीं है। अमित जायसवाल जो हैं, ये होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका होटल 2 दिन बाद बंद हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, कॉमर्शियल जो बॉटलिंग प्लांट है जितने, उसमें कॉमर्शियल सिलेंडरों की फिलिंग 50% पे चल रही थी, आज वो 100% पर स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। जितनी खपत पहले थी उतने नहीं लोग लेते थे, डिमांड नहीं थी। हंस रहे हैं अमित जायसवाल आपकी बात पर अमित जी हंस रहे हैं। कमाल का ज्ञान दे रहे हैं। 3 से 4 दिन बॉटलिंग प्लांट का मुझे अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। ये सही कह रहे हैं अनुराग जी, ये सही कह रहे हैं। सारे स्टॉक बंद कर देंगे, सारे होटल
से बंद कर देंगे, घर में रहो, ताली बजाओ। ताली फिर से बजवाएंगे। अच्छा धीरेन्द्र जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ताली बजवाएंगे। अच्छा बोलने दीजिए, दीपक जी बोलने दीजिए। ताली देखिए आपके सामने कितने सारे मेहमान हैं, अभी धैर्य से सुनते रहिए, मैं आपको लाऊंगा। हाँ धीरेन्द्र जी बात खत्म कीजिए। हाँ कहाँ से लाएंगे कि 4 दिन में सब सही हो जाएगा? इनको तो नरेंद्र मोदी जी के पास होना चाहिए। भाई आपके समय में, कांग्रेस के समय में मुस्कान जी, नमक की भी कालाबाजारी हमने यही देखी है। और पिछले 12 अब देखिए टोका टोकी में ये होगा, फिर वो पर्सनल हो जाएंगे। 12 सालों से आप सत्ता में। अरे ठीक है। अच्छा दीपक जी रुक जाइए, बाकी लोग भी हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं। युद्ध का काल है, लेकिन इनके हाथों इनके समय में सिलेंडर लेना योद्धा लोगों का काम था। कांग्रेस पर हमला करने के बहाने सवाल के जवाब से मत बचिए धीरेन्द्र जी। हाँ नहीं, हम सवाल के जवाब से नहीं बच रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये पूरे दुनिया का संकट है, कोई एक जगह ये नहीं है कि कोई भारत के किसी फेल्यूर से ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि आपने ईरान की बात कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने ईरान की बात कही, लेकिन वही अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि पूरे दुनिया में ऊर्जा का संकट। देख लीजिए आपके बहुत ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे देश विश्वगुरु जो थे, विश्वगुरु बने। विश्वगुरु का विश्व चेला कौन है बताइए ना जरा, कोई चेला बना है? आज अमेरिका कहता है चुप हो जाओ तो चुप हो जाते हो, अमेरिका कहते हैं तेल खरीदो तो तेल खरीदते हो, अमेरिका कहता है तेल खरीदना। दीपक जी ये तस्वीर आप दिखा चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है आयतुल्लाह खamenei के साथ बैठे हैं। ट्विटर से किया है भाई। अरे ठीक है भाई, तो इसमें दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी जी इसमें लिखते हैं। अरे खamenei का एग्जीक्यूट हमने थोड़ा किया, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं इसके लिए कि आज हमारे मित्र के साथ वार्ता हुई, लेकिन इस मित्र की हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी अरे ठीक है, अरे ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है कि दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ अपने स्वार्थ के लिए दिक्कत हो रही है। ऐसे पैनिक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अच्छा नहीं दीपक जी भारत को नतमस्तक दीपक जी रुक जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने दीपक जी रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव को लाता हूँ। अरे विवेक श्रीवास्तव को लाता हूँ, विवेक श्रीवास्तव 140 करोड़ देशवासियों, विवेक श्रीवास्तव। अच्छा भाई विवेक श्रीवास्तव को लाता हूं। विवेक जी बहुत अच्छा बोलते हैं। विवेक जी ये स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, जैसा धीरेन्द्र मुन्ना कह रहे हैं कि भाई संकट केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है इस युद्ध के चलते, तो इसको स्वाभाविक माना जाए और अफवाह से ज्यादा समाधान की ओर ध्यान दिया जाए, या फिर यह सवाल पूछा जाए कि भारत पर यह स्थिति आई क्यों है? नहीं देखिए, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अच्छा। बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है, और जिस तरीके की आपकी नीतियां हैं, युद्ध तो हमेशा होते रहे हैं, खाड़ी में युद्ध पहले भी हुए हैं। बांग्लादेश को जब हमने बनाया तो पूरा का पूरा जो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, सभी लगभग भारत के खिलाफ हो गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में तो प्रस्ताव तक पारित किया जा रहा था हमारे ऊपर। कश्मीर को लेकर के भारत व्यक्तिगत रूप से बहुत बार टारगेट हुआ है इन देशों द्वारा। तो ये स्थितियां पिछले 70-75 साल में, आज़ादी से 1947 के बाद से, ये कोई नई चीज नहीं, ये होता रहा है। लेकिन जो पुरानी सरकारें थी, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, इवन वाजपेयी साहब की जो सरकार हो, जागरूक सरकारें थी। मैं आ रहा हूं धीरेन्द्र जी, आ रहा हूं, रुक जाइए धीरेन्द्र जी। हमारा जो बैकबोन है वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कुछ रेलवे बियर करता था चाहे किसी भी गुड्स का, और कुछ ट्रक्स बियर करते थे आपके। तो ईंधन होना आपके लिए बड़ा जरूरी था, वरना देश आपका स्टैंड स्टिल हो जाता। लेकिन ये सरकार अनप्रिपेयर्ड रही, ये गिमिक्स की सरकार रही। आपने अपने पत्ते ढंग से खेले नहीं, रिश्ते किसी के साथ आपके हैं नहीं। आज रूस कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर तेल चाहिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, समय पे देना पड़ेगा, नो मोर क्रेडिट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप अमेरिका के चाटुकार बने, पुराने दोस्तों से आपने रिश्ते तोड़े जो आपको सस्ते में देते थे। ईरान आपका पुराना दोस्त था, तेल के मामले में क्रेडिट दिया गया है बहुत बार ईरान द्वारा, सस्ते रेट लगाए गए थे और आपको समय सीमा आसान करके दी गई थी कई बार। अब ईरान क्यों देगा? आप चले गए इजराइल, आपने गोल्ड मेडल पहन लिया, अवार्ड ले लिया, खुशी मनाई, वापस आए और मैसेज दिया पृथ्वी को कि साहब इजराइल और अमेरिका ने जो निर्णय लिया मुझे भी मालूम था। आप बोले या ना बोले, आप आज आइसोलेटेड खड़े हैं। ये बात सिर्फ अब कल ये तो अमित साहब को बोलना शुरू कर देंगे, साहब कमर्शियल सिलेंडर क्यों चाहिए? गोबर जलाओ, चूल्हे जलाओ, कर्नल मयंक चौबे को लाता हूं। ठीक है, अजय बंसल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मयंक चौबे साहब के पास जाता हूं। भाषण कराया था वो क्या था?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए, उससे कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं। उससे कुछ नहीं आता। आप हमास जो कि आतंकी संगठन है, उसका नेताओं का भाषण कराते, उससे कुछ नहीं आता। शर्म नहीं आती है? डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, कहीं कमी नहीं है, क्रूड ऑयल की कहीं कमी नहीं है। आप झूठ हमास पे जा रहे हैं। ऑयल पे बात करता हूं अभी अभी अजय बंसल साहब से ऑयल पे भी बात करता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कर्नल मयंक चौबे, आर वी स्टैंडिंग अलोन? क्या हम वाकई में अकेले खड़े हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा आज स्थिति के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाजों को परमिशन नहीं है, क्या ये इस वजह से है कि हम इजराइल चले गए थे? नहीं अनुराग जी, ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्लोमेसी, मैं धीरेन्द्र जी आता हूं, रुकिए जी। डिप्लोमेसी अपनी जगह होती है, प्रैक्टिकली अपनी जगह होती है, और भारत ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी में अपने कार्ड्स खेले हैं वो सराहनीय हैं। क्योंकि मुझे अनुभव है 6 साल तक विदेश मंत्रालय में रहने का, और मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी ये पार्ट प्ले करती है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि डिप्लोमेसी फेल हुई है। मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं शायना जी आता हूं, रुकिए जी। दूसरी बात, जैसे अगर मैं फौज से वाबस्ता हूं, फौज के बारे में हमारी एक अपनी अलग प्रोविजनिंग होती है। हमारे पास में फौज में 4 किस्म का तेल जो है वो आता है। तेल मैं कह रहा हूं, तेल और उसके पदार्थ। सबसे पहला दर्जा है एटीएफ का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी आपके जितने हवाई मार्ग से जो चीजें जाती हैं, वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स, उसमें जो फ्यूल पड़ता है वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एटीएफ जो होता है वो सुपर परिष्कृत केरोसिन होता है। केरोसिन को बहुत अच्छे तरीके से साफ किया जाए तो वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनता है। नंबर 2 आता है हाई स्पीड डीजल। आपके पास में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एपीसी हैं, आपका और सरफेस ट्रांसपोर्ट है, उसको मूव करने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। खासी डीजल की ये है कि ये हाई टॉर्क पैदा करता है, क्योंकि फौज की गाड़ियों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 आता है नेवल बंकर फ्यूल। ये नेवी के जहाजों को, सबमरीन्स को फ्यूल करने के काम में आता है। अगर मैं सबमरीन्स की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर सबमरीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। और चौथा जो आता है वो आता है फ्यूल फॉर रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, उनको प्रोपेल करने के लिए। तो ये 4 किस्म के मोटे तौर पर फ्यूल जो हैं वो भारतीय सैन्य शक्ति इस्तेमाल करती है। देश के फ्यूल के रिजर्व वो अलग हैं। अगर हमारे पास में 2 महीने का स्टॉक रखा है रिफाइनरीज में और 9 या 10 दिन का रखा है क्रूड ऑयल का स्टॉक रिजर्व में, उसके एडिशन में भारतीय सैन्य शक्ति जो है वो, मैं आपको नंबर्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटे मान के चलिए अगर 30 दिन तक युद्ध चलता है तो भारतीय सेना के पास में इतना जखीरा है कि वो 30 दिन का युद्ध पीछे देखना इस्तेमाल कर सकती है अपने। भारतीय सेना तो 30 दिन लड़ लेगी, लेकिन आम नागरिक कैसे लड़ेगा बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना एलपीजी के? मैं एक बार अजय बंसल साहब से पूछ लेता हूं। अजय बंसल साहब, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है, अभी बहुत कोटा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या आप मानते हैं कि इस कोटे पर भी संकट आएगा? और अगर ये संकट आएगा तो क्या फिर ये हमारा फेलियर माना जाएगा? के तहत हम लोगों का आपस में मेलजोल रहता है, तो एक आईजीएल के अधिकारी हैं, अभी मैं थोड़ी देर उन्हीं के साथ था, और वो अच्छे बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने जितने भी आउटलेट हैं, जितने भी डीलर्स हैं, उनको ये सलाह दी कि वो जो व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल हैं या बाकी हैं, थोड़ा सेल को कम रखें। और उसको मैंने समझने के लिए जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कल ही रात को एश्योरेंस दिया गया है कि आप अपनी कमी जो है वो आप मत सोचिए कि गैस में आपकी कोई कमी होने वाली है, और वो गैस जो है आपको पूरी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो उन्होंने वो ऑर्डर को रिवर्स किया, और उसके बाद उन्होंने अश्योर किया कि नहीं, हमारे यहाँ पे आईजीएल जो है पीएनजी और सीएनजी दोनों को हम लोग अपनी रेगुलर वे में रखेंगे, और ऐसा कोई पैनिक बाइंग भी नहीं हो रही है। दरअसल मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर जो एक रूट जो ईरान ने बंद किया है, गैस जो है वो है कैरी एंड फॉरवर्ड, पीछे से गैस आती है और बेच दी जाती है। उसका भंडारण जितना है वो सीमित तरीके से है। क्रूड की हमारे पास है मात्रा, क्रूड का और सोर्स भी है बहुत, जैसे गैस भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह से भी आ रहे हैं, एलएनजी और सीएनजी, लेकिन अभी हमारे पास वो अभी ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं आ पाया है जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिल सके। तो सरकार कहीं पर ये, मुझे लगता है कि ऐसा सोच है कि उनकी कि थोड़ा धीमा किया जाए। हालात जो हैं, जो युद्ध के हालात हैं वो बढ़ रहे हैं, युद्ध के हालात और गंभीर होते जा रहे हैं,
और आने वाले टाइम के लिए हमारी जैसी इकॉनमी है उसके अंदर हमें सर्वाइव करने के लिए थोड़ा अपना कम रखना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। अभी हालात कैसे रहेंगे, सप्लाई कैसी रहेगी, अगर जो आज ही के दिन हम उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो हम लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको हम लोग ठीक रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र बैठे होटल के लिए है, चाहे वो एक कमर्शियल गाड़ी के लिए जो भी इस्तेमाल हो रहा है उसकी सीमित कर देनी चाहिए संख्या। ये इसलिए नहीं किया जा रहा है मेरे हिसाब से कि जो आपकी पीछे की सप्लाई बाधित है अभी, हाँ, इसलिए नहीं है कि वो बाधित है, हाँ, और बाधित ना हो, बाधित तो है, बाधित है। इसलिए हमें आज प्रिकॉशनरी मेजर लेने के तहत हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको चालू कर रखना पड़ेगा। आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये समस्या बढ़ सकती है अगर जो ये इस तरह का रुख रहा तो। ठीक है, विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से मेरे साथ हैं। विनय, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो सूझबूझ के चलते कर रही है, जिससे कि आपूर्ति बाधित ना हो, और जब तक की आशंका है तब तक पर्याप्त स्टॉक में हमारा काम चल सके, और उसके बाद की स्थितियों से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। तो फिर अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, फिर पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? अभी साफ पेट्रोलियम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पैनिक बाइंग नहीं है, तो क्या अफवाहों को उस स्तर तक पहुंचा देना है कि पैनिक बाइंग भी शुरू हो जाए? तो देखिए, ये पैनिक क्रिएट तो खुद सरकार ने किया जब एस्मा लागू किया, जब बेंगलोर एसोसिएशन को गैस नहीं दिया, और दूसरा भी कुछ दिन पहले ये कहे थे गैस की कमी नहीं, और चुपके से उन्होंने उसका प्राइस, एलपीजी का प्राइस भी बढ़ा दिया। तो इस सरकार को विश्वास कैसे करे, क्योंकि इस पहले सरकारें आके फ्रंट पे आके जवाब देती थी। अब तो ये सरकार सोर्स के हवाले से चल रही है। किसी भी सरकार के मंत्री ने अभी तक आके टीवी पे ये बयान दिया है कि आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी है, आप जो है चिंता ना करें, देश बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आरपी सिंह साहब से यही कहा कि सरकार का नुमाइंदा कोई आना चाहिए सामने बात कहने के लिए। सिर्फ सोर्स से आप खाली आप जो है प्लांट कर दो न्यूज को, तो विश्वास से करें, क्योंकि इसी सरकार ने कहा था, इसी सरकार ने प्राइस भी बढ़ा दिया। ये सरकार कह रही है कि पेन कमी नहीं है, और ये सरकार एक तरह से होटल को गैस भी नहीं दे रही है। ये सरकार कह रही है आज होटल क्या, आप गुजरात के मोरबी में फैक्ट्रीज बंद हो रही है, आप पुणे में जो गैस जो शमशान चलती है वो शमशान बंद हो रही है। तो तमाम ऐसी जगह हैं जो आज निकल के आ रही है, गैस की कमी से आज जो है वहां पे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो उसको जो है सरकार क्यों नहीं उसको उसके बारे में जवाब दे रही है, पुख्ता जवाब देना चाहिए। और मैं मयंक जी का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सेना जो है 30 दिन तक युद्ध कर सकती है। अरे सेना, अब जब मोदी जी 30 दिन युद्ध करना चाहिए तभी तो युद्ध करेगी। मोदी जी जब पिछलग्गू बन गए हैं अमेरिका के, तो अमेरिका जो कहेगा वही तो करेंगे। आज अमेरिका से हमारा निर्यात, थर्ड हम लोग निर्यातक है गैस के। तो अब हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अब अमेरिका का पिछलग्गू बन गए हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अमेरिका हमको पर्याप्त दोस्ती तोड़ ली। आज कोई भी देश डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेसी में मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा कि कोई भी देश आज हमारे साथ खड़ा है या कोई हमारे को सपोर्ट कर रहा है। रशिया जैसा दोस्त जो हमें सप्लाई देता था, आज रशिया हमसे कह रहे हम प्रीमियर चार्ज लेंगे। तो ये कहाँ की डिप्लोमेसी, मुझे पता है डिप्लोमेसी कहाँ से आपको। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना को डिप्लोमेसी समझ में आ रही है। मुझे समझाइए धीरेन्द्र जी, कैसी डिप्लोमेसी है ये सवाल आ रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, इन लोगों को राजनीत हम कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा पूरे दुनिया में संकट है, अगर हम ले रहे हैं उसमें कोई सचेत कर रहे हैं लोगों को। सचेत कहाँ कर रहे हैं, दाम भी तो बढ़ा रहे हैं, सप्लाई भी तो रोक रहे हैं। मैं अनुराग की बात जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा ठीक करिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आता हूँ, दीपक जा रहा हूँ। कितने कंफ्यूज लोग हैं, कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल के पिछलग्गू हो गए। कुछ लोग इसी में से कह रहे हैं कि आप अलग थलग पृथक पड़ गए हैं। अभी इन लोग खुद भाई, हमारा किसी निर्गुट देश है, हम लोग किसी के गुट में नहीं है, और अलग खड़े रहना भी एक स्टैंड होता है, जिसको ये लोग बता रहे हैं कि अलग थलग पड़े। अरे अगर बिना गैस और तेल के अलग खड़े रहे तो कैसे अलग खड़े रहे? बिना गैस और तेल के रशिया से हमने बंद नहीं किया है अनुराग जी, हमने कम किया है, बढ़ा लेंगे। ऐसा थोड़ी उसने कहा कि आप इतना ही लो। तो कहां संकट है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, संकट तो आपको पेट्रोलियम एक्सपर्ट भी समझा रहे हैं, आपको होटल व्यवसाय भी संकट समझा रहे हैं। शायना एनसी, मैं आता हूं दीपक आपके पास, आपको पहले लूंगा, फिर आरपी सिंह साहब से उस पर जवाब लूंगा। शायना एनसी, क्या गारंटी है कि अभी होटल व्यवसायियों के लिए, अभी होटल इंडस्ट्री के लिए सप्लाई बंद हुई है या उसका संकट आया है और कल को ये घरेलू एलपीजी पर नहीं आ जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि कमी है 3 मेंबर्स का। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है आईओसी के, बीपीसीएल के, एचपीसीएल के, जिन्होंने सभी ग्रीवेंस सुने और जो कमर्शियल एलपीजी को लेके ये जो उपयोगिता है, जो जरूरी है,
और जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, तो ये रीप्रायोरिटाइजेशन अनुराग जी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी एलपीजी गैस प्रोडक्शन होता है, जहां 10% इंक्रीज भी किया है पिछले कई दिनों में, यहाँ कंसाइनमेंट एलपीजी और एलएनजी का बहुत सारे वेरियस सोर्सेज से आ रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस कंसाइनमेंट हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड। साथ साथ बहुत सारे लोगों ने कहा है आज आपके डिबेट में कि सरकार क्या कर रही है, कहाँ है उनके डिप्लोमेटिक टाइज। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है, इसलिए तो इंडियन रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी तक चल रहे हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद हमने देखा है कि जहां 70% हमारे जो क्रूड ऑयल सप्लाई आता चल तो होटल भी रहे, लेकिन 2 दिन बाद बंद हो जाएंगे। रिफाइनरीज भी कब तक चलेंगे इस संकट के चलते? अनुराग भाई, मैं आ रहा हूँ, विनय जी आ रहा हूँ। मतलब नहीं है कि कोई मैं आ रहा हूँ। बस एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। जी पूछिए। अच्छा पूछिए। अभी मेरे साथी जो एलजेपी से वो कह रहे थे कि इंडिया एक निर्गुण देश है, तो उनसे पूछे क्यों हमें अमेरिका आदेश दे रहा है कि आप 30 दिन रशिया से तेल ले सकते हैं? ये निर्गुण देश अगर कह रहे हैं तो क्यों अमेरिका आपकी जानकारी के लिए भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। उसी तरह का आदेश है जैसे मैं बोल दूं अनुराग जी को कि कल आपको डिबेट करना है 5 मिनट, मैं बोलूं या ना बोलूं आप तो करेंगे अनुराग जी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। मैं अब दीपक आपको मौका दे रहा हूं, बताइए, और छोटा रखिएगा क्योंकि उस पर जवाब आरपी सिंह साहब से लेना भी होगा। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए इस देश में लगभग कच्चे तेल से लगभग 6000 चीजों में इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी और आपकी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। तो सिर्फ खाना और गैस तक की बात नहीं है, बात बढ़ेगी तो वो दूर तक जाएगी। बात होती है, संगठन है विश्व में ब्रिक्स किस लिए तैयार किया गया था? क्योंकि दुनिया में अमेरिका की दादागिरी को रोकना था, उसके बढ़ते हुए डॉलर के प्रभुत्व को रोकना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय दुनिया के साथ मिलकर इस कदम को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, जब ब्राजील ब्रिक्स का मुखिया था, ईरान पे अमेरिका ने हमला किया था, तो ब्राजील ने इसकी निंदा किया था और कहा था कि ब्रिक्स का वो मुखिया है, चेयरमैन है। नरेंद्र मोदी जी एज ए ब्रिक्स लीडर हैं, अध्यक्ष हैं। एज ए ब्रिक्स के तौर पे तो आप दिखाइए दुनिया को क्या आप लीडर हैं? पिछलग्गू ऐसे बन गए हैं धीरेन्द्र मुंडा, जिसको आपने बोला ना कि पिछलग्गू, ये होता है पिछलग्गू। भारत तो छोड़िए, ब्रिक्स के अध्यक्ष होते हुए नरेंद्र मोदी की जवान को लकवा मार गया। क्यों चुप है? बताइए देश को, पूरे दुनिया को बताइए। ब्रिक्स उनकी तरफ भारत उनकी तरफ देख रहा है, अरे चुप रहिए। लेकिन आपने कहा ना कि हम अलग खड़े हैं दुनिया में, वाकई में हम अलग हैं। ना हमारे साथ ईरान है, ना इजराइल है, ना रूस है, ना चीन है, ना जापान है, ना अमेरिका है। आप अमेरिका के चेले बन गए हो, चले थे विश्वगुरु बनने, अमेरिका ने आपको चेला बना दिया। जब अमेरिका का वहां का स्टेट मिनिस्टर आके कहता है कि हम भारत को विश्व बाजार में आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसका मतलब क्या होता है? आपकी हैसियत है कि एक शब्द उसको बोल सके, कंडेम कर सके, निंदा कर सके? वैसे तो हिंदू मुसलमान के सिवाय आपको कुछ आता नहीं इस देश में। आप महंगाई की बात करेंगे, कांग्रेस की देना है, युद्ध की बात करेंगे, नेहरू की दे रहे हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देंगे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी कुछ जिम्मेदारी लेंगे? ठीक है, ऐसी बहस से सवालों के जवाब नहीं आ पाते। धीरेन्द्र मुन्ना, आपको और आरपी सिंह साहब आपको एक प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूं बेंगलोर होटल एसोसिएशन की। इन्होंने लिखा है, द सप्लाई ऑफ गैस सिलेंडर्स फॉर कमर्शियल यूज हैज बीन स्टॉप्ड फ्रॉम टुडे सिंस द होटल इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड एज एन एसेंशियल सर्विस। द कॉमन पीपल, सीनियर सिटीजन, students, medical and other people who depend on it will face difficulties in their daily meals. In addition, our hotel industry will also have to face difficulties until the gas supply returns to normal. आरपी सिंह साहब, ये प्रेस रिलीज और भी लंबा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त है आपको सुनाना। जब नोटबंदी की थी तब लोग लाइन में लगे थे, तब ये माना गया था कि उसके लिए व्यवस्था पहले से नहीं की गई और सिर्फ घोषणा कर दी गई। जब कोरोना आया तो हमने देखा था दवा ऑक्सीजन को लेकर के किस तरीके की मारामारी हुई थी, और अब इस युद्ध की स्थिति में भी कामोबेश वही हालात नजर आ रहे हैं। कैसे मान लूं कि ये सिर्फ अफवाह है, जब एक होटल इंडस्ट्री, एक होटल एसोसिएशन प्रेस रिलीज जारी करके स्थिति यथास्थिति बता रही है? आरपी सिंह साहब, देश में सिर्फ एक राज्य है कर्नाटक अकेला, या बाकी राज्य भी? मैं विपक्षी राज्यों की बात कर रहा हूं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो राजनीति से उत्प्रोत है? बोल लीजिए। हाँ, कश्मीर में क्यों नहीं दिक्कत हो रही? एक मिनट अरे भाई, हिंदुस्तान को मत बांटो। आपनी डिबेट में, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, आपका शो है, ये करने पहले। अच्छा नहीं, दीपक जी मैंने पूछा आपका सवाल, मैंने पूछा आपका सवाल। मैं पूछा है आपका सवाल। अच्छा ठीक है, ऐसे चलेगा क्या? अच्छा ठीक है,
अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपको, अरे दीपक जी रुकिए, अरे दीपक जी रुकिए ना सवाल, अरे रुकिए ना, अगर आपको लगता है आरपी सिंह साहब के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उस चलते बेंगलोर होटल एसोसिएशन इस तरीके की प्रेस रिलीज जारी की है जो पैनिक कर सकती है, जो अफवाह फैला रही है, तो फिर क्या एक्शन लेंगे होटल एसोसिएशन के खिलाफ? एस्मा लागू हुआ ना, इसलिए तो एस्मा लागू किया कि इस प्रकार की जो शरारतपूर्ण राजनीतिक से प्रेरित होकर बयानबाजी हो रही है उसको रोका जाए। और जरा कृपा कर इतनी टटर कर रहे हैं, इनसे पूछिए एलपीजी के दाम अभी अपने को बोली चेक करिए 2014 के अंदर 1240 रुपए थे। ठीक है, मेरी डिबेट का समय खत्म हुआ, मेरी डिबेट का समय खत्म हुआ। सरकार की बात यह है कि सरकार कह रही है कि शॉर्टेज है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे 21 जहाज फंसे हुए हैं, वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है तब तक के लिए उनके पास पर्याप्त कोटा है, तो ना तो पैनिक बाइंग करें और ना ही किसी अफवाह पर ध्यान दें। सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम है और हर स्थिति का आकलन कर रही है। यही लब्बोलुआब है, यही सरकार की तरफ से मैसेज है जो हमारे भारतवासियों के हित में भी है, क्योंकि किसी भी अफवाह पर ध्यान देना या उस अफवाह को सच मान लेना इस वक्त हानिकारक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट का। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।